पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टोटली बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक ये आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 to 35 तो फंडामेंटल राइट की करता है, और हमारे बीच में जो भी डिवीज़न है, जो भेदभाव है, उनको और कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में जो मतभेद हैं, जो लड़ाइयाँ होने की संभावना है, वो कम होंगी। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसी पैटर्न पर जाएँ, इसी पैटर्न पर ही अपने आंसर्स को लिखें, और जो जो कीवर्ड पर मैंने फोकस किया है उन पर स्पेशल फोकस करें, अंडरलाइनिंग करें, बुलेट पॉइंट बनाएं, उसके अंदर जाकर भी चीज़ों को लिखें, ठीक है। इन सब चीज़ों का विशेष फोकस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार तिवारी फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म द न्यू बिगनर्स पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि 7 तारीख से पहले आपके एसएसटी के एग्ज़ाम से पहले मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें से हमारे 2 पार्ट, जिसमें से एक पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट आज अपलोड होगा। 5 क्वेश्चंस पहले पार्ट में थे, 5 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में, और आज मैं आपकी सेकेंड बुक, जो कि पॉलिटिकल साइंस की बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली, उससे 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका भी वही पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। तो पार्ट 1 में आज 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जिस तरीके से ज्योग्राफी में किया। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है, हाउ इज पावर शेयरिंग अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा पॉलिटिकल साइंस का, पहले चैप्टर का, पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम है, उसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन वहीं से मैंने डिस्कस करने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, कीवर्ड पर फोकस, हाउ इज पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफिनेशन, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे पावर शेयरिंग को। तो क्या कह रहा है, पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर एमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग इट इन वन प्लेस। कहने का क्या मतलब है, पहले तो इसको समझें कि पावर शेयरिंग का मतलब ही है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, मतलब पावर का विभाजन, मतलब पावर को बांटना, किसमें किसमें बांटना, डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। किस लिए बांटना है कि एक जगह पर ही पावर कंसंट्रेशन ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर पावर शेयरिंग किसी देश में नहीं होगी तो एक कंडीशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, मतलब सत्ता की पूरी जो पावर रहेगी वो किसी एक के हाथ में कंसंट्रेट रहेगी। इस वजह से किसी भी नेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की पॉलिटिक्स में पावर शेयरिंग का होना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, इसके जो इंश्योर, स्टेबिलिटी को जो इंश्योर करेंगे पावर शेयरिंग की, क्या क्या होगा उसमें। सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जब पावर की शेयरिंग होगी तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। क्यों रिड्यूस होंगे, उसका पॉइंट मैंने आगे लिखा हुआ है, व्हेन डिफरेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये डिफरेंट है, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, व्हेन डिफरेंट स्टेट्स एंड कम्युनिटीज़, मतलब कई तरीके की कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में जैसे रिलीजन टाइप में भी आप ले सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, या इथनिक कम्युनिटी, अर्बन, रूरल, इनकी बात कर लूँ, स्टेट, डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, अगर पावर की शेयरिंग नहीं होगी तो कंडीशन क्या होगी कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। बट पावर शेयरिंग होने की वजह से क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो आपस में विवाद हैं, पावर शेयरिंग इनको क्या करता है, कम करता है। और जब पावर शेयरिंग सब में इक्वली होगी तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ग्रुप अपने आप को डोमिनेट या इग्नोर्ड फील नहीं करता, मतलब कोई भी अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा सकता है और कोई अपने आप को ज़्यादा छोटा नहीं समझता है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग ये चीज़ अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। अगला है पॉइंट, इंक्रीज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कहने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा, पावर शेयरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे ग्रुप को मौका मिलता है कि वो गवर्नेंस में आकर के अपनी हिस्सेदारी को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। अब क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात कर लूँ, धन की बात करूँ, या कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात करूँ, किसी वन हैंड में है, किसी एक आदमी के पास है, तो क्या होगा, वो डिक्टेटरशिप करने लगेगा, मतलब तानाशाही आ जाएगी किसी एक के हाथ में अगर पूरी पावर होगी, ठीक है। तो क्या करता है, पावर शेयरिंग एक तरीके से चेक एंड बैलेंस लाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लें, ठीक है, इसको आपको अपने आंसर में जरूर कोट करना है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि निगरानी रखेगा, मतलब एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पर निगरानी रखता है पावर शेयरिंग की वजह से, जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ्स यूनिटी।
अब क्या करेगा पावर शेयरिंग कि डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे बिजनेसमैन हो, ठीक है, अगर सबके बीच में पावर की शेयरिंग रहेगी तो उससे क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी है, आपको पता ही होगा कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब डाइवर्सिटी में भी बहुत सारे टाइप हैं, रिलीजन के हिसाब से डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के हिसाब से डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी के हिसाब से कई सारी डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। बट पावर शेयरिंग क्या करता है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये कंट्री की यूनिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करता है और हमारे बीच में जो भी डिवीज़न है, जो भेदभाव हैं, उनको और कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में जो मतभेद हैं, जो लड़ाइयाँ होने की संभावना है वो कम होंगी। और इसकी वजह से जो पार्टिसिपेशन है पॉपुलेशन का, इसका इंक्रीज है। इसका मतलब, इस साइन का मतलब इंक्रीज होता है पार्टिसिपेशन का डिफरेंट स्टेक होल्डर का हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो मैं इस तरफ हो जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लें, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल लिखना है, ठीक है। कैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके क्या क्या पॉइंट हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए, उस, ठीक है, हेडिंग दी, हेडिंग के अंदर में भी पॉइंट लिखे, इसी तरीके से आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है, ठीक से आप इसको नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखिए पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, दो तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। अब देखिए कैसे लिखना है आपको, ठीक है। क्या पूछा था, व्हाट इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइन खींची बीच में, हॉरिजेंटल एक तरफ, वर्टिकल एक तरफ लिखा, ठीक है। अब देखिए सेपरेशन कैसे हो रहा है, क्या कहा, सेपरेशन ऑफ पावर। हॉरिजेंटल में क्या होगा, आपने 3 ऑर्गन्स पढ़े होंगे मेनली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता था, टू मेक द लॉस, ठीक है, ये किसका काम होता था, लेजिस्लेचर का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता था, टू इंप्लीमेंट द लॉस। एंड जुडिशरी का काम क्या होता था, टू गिव जस्टिस, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इंप्लीमेंट को लॉ करना, और जुडिशरी का काम क्या है, जस्टिस देना। अब सेपरेशन इसी हिसाब से किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने के, लेजिस्लेचर का क्या काम था, एग्जीक्यूटिव का क्या और जुडिशरी का क्या, ये 3 पॉइंट लिख के आगे ये तीनों पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको सेपरेशन करना है, बट यहाँ पर सेपरेशन जो है वो किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का। तो आपको पता होगा सेंटर पे जो गवर्नमेंट होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जहाँ पर पीएम की मैं बात करूँ, प्रेसिडेंट की बात करूँ, तो दे आर ऑल बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बट स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, सीएम्स एंड द गवर्नर्स, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं इनको हम राज्यपाल बोलते हैं, दे ऑल बिलोंग टू स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ तो 2 तरीके में बटेंगे, नंबर 1 इज म्यूनिसिपैलिटीज एंड सेकंड नंबर इज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज आप जानते हो, गाँव में ठीक है, ग्राम सभा वगैरह होती है या सरपंच वगैरह, तो उसको पंचायती राज। और म्यूनिसिपैलिटीज़, जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी होती है, जैसे आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसके अंदर म्यूनिसिपल होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पर 3 तरीके से बांटा मैंने, सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे। और ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, आपको पता होगा लोकल गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए एमंग द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी के तहत 73rd, ये अगर आप ऐड कर सकें तो ऐड कर दें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CAA का फुल फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके तहत ही सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ आया था, ठीक है। राजस्थान का नागौर जिला है, वहाँ पर सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये पॉइंट भी यहाँ पर लिखते हैं तो स्पोज सी बात है, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स फेच करेगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सबसे पहली बार लोकल गवर्नमेंट के तौर पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट थे, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल लिखना है, टू द पॉइंट, ठीक है। पहले बुलेट पॉइंट, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन, फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। और पंचायती राज क्यों आया था, क्या ज़रूरत थी, गांधी जी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल और स्टेट लेवल के साथ साथ लोकल लेवल पर भी हमको क्या करना था, रिसोर्सेस का डेवलपमेंट करना था, ठीक है। इस वजह से हमको ज़रूरत पड़ी किसकी,
ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट शहरी जितने भी निकाय हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको म्यूनसिपैलिटी, और जो गांव समाज रूरल एरिया है वहाँ पर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरफ किनारे हो जाता हूँ, आप आराम से इस पॉइंट को पूरा नोट कर लें। ठीक है, और वेल स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख ही चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का कैसा रिव्यू रहेगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, बताएंगे आप। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ फेडरलिज्म स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। कहने का मतलब है जो फेडरलिज्म है उसने भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है भारत की, उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया है, किस तरीके से उसको मजबूती प्रदान की है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिर वही मैंने आपसे बोला कीवर्ड पर फोकस, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म है क्या, किस तरीके का सिस्टम है, उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है शुरुआत की 2 लाइनों में, ये लिखेंगे आप, और इस डेफिनेशन को आप याद ही कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, ऐसा एक तंत्र है, सिस्टम है, इन विच पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली, ये वर्ड आपको जरूर लिखना है, दिस इज द कीवर्ड विच गिव यू मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड है, बटी हुई है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार। ओके, ठीक है, तो अब इसके बाद किस किस तरीके से है, क्या क्या उसने स्ट्रेंथन किया है, उसके पॉइंट 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब जो आपकी पावर है, जो शक्ति है, उसका विकेंद्रीकरण। शुद्ध शब्दों में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, फेडरलिज्म प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एमंग द यूनियन स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट इंश्योरिंग चेक एंड बैलेंसेस। क्या कह रहा है कि फेडरलिज्म क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है, किस चीज़ की रोकथाम करता है, कि जो अथॉरिटी का कंसंट्रेशन है वो लोगों में बटे, पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, किसके किसके बीच में होगी, एक तो यूनियन सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर। और क्या होगा, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस मतलब बना रहे, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता रहे, कि जिसकी वजह से कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें क्या लिखेंगे आप, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस बियॉन्ड नेशनल लेवल, गिव मोर वैल्यू टू डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करने की बात करेगा कौन, फेडरलिज्म। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट हैं वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, आपको पता है डेमोक्रेसी किस लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द पीपल। ठीक है, यहाँ पर पूरा सिटीजन सेंट्रिक बात रहती है। तो अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, कि वो पार्टिसिपेट करें, किस में पार्टिसिपेट करें, गवर्नेंस में, जो भी इंडियन गवर्नमेंट की गवर्नेंस है उसमें वो पार्टिसिपेशन करें अपना, केवल नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल के बियॉन्ड भी लोकल लेवल पे आकर के भी अपना पार्टिसिपेशन करें, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को और वैल्यू मिल सके, भारत की डेमोक्रेसी को। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, अब फेडरलिज्म क्या करता है कि हमारा जो गवर्नेंस है, ठीक है, उसको जवाबदेह बनाता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे आप पॉइंट, स्टेट्स कैन डिजाइन पॉलिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, आपको एक पॉइंट इसीलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में बैठे हुए जो भी हमारे एमपीस हैं, जब वो कोई भी लॉ बनाते हैं तो डीपीएसपी, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप में से जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में आर्ट्स लेंगे, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस जब आएगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या है, मतलब जब भी नीति के नीति निर्देशक तत्व, कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी पॉलिसी लाएगा, तो इस बात को वो ध्यान में रखेगा कि जो भी पॉलिसी लाएं वो डीपीएसपी से मैच करती हों, कि उससे वेलफेयर हो सके सोसाइटी का, ठीक है, सिटीजन्स का। तो वही कह रहा है, स्टेट्स कैन डिजाइन पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। अब जो लोकल लेवल पर रहने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरतों को भी देखा जाए, जिसकी वजह से क्या हो, सरकार की अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो पारदर्शिता है, सरकार की जवाबदेहिता है, जो वो बढ़े, कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। ठीक है, यहाँ पर बढ़े। इसकी वजह से क्या होगा
ठीक है, ये चीज़ बढ़ाई जाए। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं ये, और लास्ट में वही जो मैंने पहले बताया था, इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी के 3 पॉइंट, और लास्ट में कंक्लूजन। ओवरऑल चीज़ को समराइज करना होता है इन द फ्यूचरिस्टिक वे, वही लिखा हुआ है मैंने। 10 फेडरलिज्म हैज स्ट्रेंथेन डेमोक्रेसी, कैसे किया? बाय डीपनिंग पार्टिसिपेशंस, इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद इन अ डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहने का मतलब है ये समझेंगे। फेडरलिज्म क्या करता है कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, किसके द्वारा? जब बहुत सारे लोग सही तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे, सिटीजन पार्टिसिपेशन करेंगे तीनों लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, और क्या करेंगे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा। ठीक है, मतलब इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब है कि सही तरीके से गवर्नेंस किया जाए। ठीक है, इंक्लूसिव तरीके से मतलब डीप में जाकर के गवर्नेंस किया जाए और सब सही तरीके से उस पर काम करें। ठीक है, ठीक तरीके से उस पर गवर्नेंस की जाए। और क्या होगा इसकी वजह से? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब जो आप देख रहे होंगे कि कोलेशन गवर्नमेंट जब बनती है, मतलब एक से ज़्यादा पार्टीज़ की जब गवर्नमेंट बनती है तो सरकार गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है। बट फेडरलिज्म की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कई सारे स्टेट हैं, डाइवर्स स्टेट हैं, लेकिन फेडरलिज्म की वजह से फिर भी इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो मैं किनारे हो जाता हूँ, आप इन पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लें। इंट्रोडक्शन है, फिर 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट के अंदर भी आपको मैंने समझाया कैसे क्या क्या लिखना है अच्छी तरीके से, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन मैंने दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में वहाँ पर लिखना होगा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है, बाकी जो ये पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हुए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ आर लोकल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज? किस तरीके से शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया कम्स अंडर 3rd tier ऑफ, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, 3rd tier ऑफ गवर्नेंस। तो ये पॉइंट बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, जो स्टार मार्क कर रहा हूँ उन पॉइंट को आपको आप चाहे अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से ही, तो आपको अच्छे से एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा, उसको ज़्यादा दूर से ही दिख जाएगा कि आपने कहाँ पर स्पेशली मेंशन किए हुए हैं कीवर्ड्स को। ठीक है, तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं पेपर कॉपी में। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली, फिर ये इंपॉर्टेंट वर्ड कीवर्ड इसको जरूर लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड फॉर्म थ्रू रेगुलर इलेक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि हर 5 साल पे इलेक्शन होते रहते हैं लोकल गवर्नमेंट पे भी। तो अगर आपने वर्क ठीक से नहीं किया, सही से वेलफेयर स्कीम्स नहीं लाई, सही से डेवलपमेंट नहीं किया, तो आपको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो अब 2 तरीके से बांटा गया इसको, रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसको पंचायती राज, और दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 3 टाइप से बांटा गया। सबसे पहले ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होगी। इसमें क्या होंगे? जितने भी एडल्ट वोटर्स हैं किसी भी विलेज के, ठीक है, वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेशन करेंगे अपना और इलेक्ट करेंगे। ठीक है, लोगों को ग्राम सभा से। ठीक है, तो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे कहाँ से? जितने भी एडल्ट वोटर्स हैं, मतलब जिनकी एज 18+ से ऊपर है, जो वोट करने का जिनके पास राइट है गाँव में, वो इलेक्ट करके इनको ग्राम सभा में भेजेंगे मेंबर्स को। ठीक है, उसके बाद इसका जो हेड होगा उसको बोलते हैं हेड इज सरपंच। ठीक है, अब ये सरपंच, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, या तो डायरेक्टली चुना जा सकता है, तो इनडायरेक्टली रूप से भी इसको चुना जा सकता है। ठीक है, हेड कौन होगा? सरपंच होगा। सेकेंड लेवल पर जब आएंगे तो उसको बोलेंगे पंचायती समिति और ब्लॉक पंचायत। ठीक है, और इसके ऊपर जब जिला लेवल पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम जिला परिषद। ठीक है, परिषद की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, PARISHAD। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया रूरल एरियाज के हिसाब से 3 पॉइंट, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद। ठीक है, अब ऐसे अर्बन लेवल पर आएँ तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे जितने भी, ठीक है, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, ऐसी जितनी भी स्टेट जिनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगा। इसको हम कहीं कहीं पर नगर निगम भी कहते हैं। ठीक है, लार्ज सिटीज़ में ये होते हैं। ठीक है, और इसका जो हेड होगा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि कौन होता है? मेयर। ठीक है, अगला है म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, मीडियम साइज सिटीज़ होंगी इसमें, जिनकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 1 लाख से 10 लाख के बीच में। ठीक है, हेड कौन होगा इसका? चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है नगर पंचायत। ठीक है, ये क्या है? ऐसे जितने भी शहर कह लें या आप सिंपल भाषा में नहीं, तालुका कहते थे हम लोग हिंदी में। ठीक है, टाउन्स कहते थे जिनको,
जो कि रूरल एरिया से अर्बन में चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नगर पंचायत देखने को मिलेगी। यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये लिंक प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक तरीके से जोड़ प्रोवाइड करते हैं किसके बीच में, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में, मतलब दोनों के बीच का इंटरलिंकिंग पॉइंट है ये, कि ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में जो कंडीशन होगी उसी को हम क्या कहेंगे, नगर पंचायत का नाम देंगे। कि मतलब ये ग्राम पंचायत से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव अहेड कर रहे हैं, उस तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का देखिए इसमें ज़रूरत नहीं थी, बट हो सकता हो क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रूरल और अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, किस तरीके से उनका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो उस फंक्शन को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से आपको लिखा हुआ है, तो मैं समझा देता हूँ। कुछ फंक्शन है लिखे हुए हैं, जैसे सबसे पहले वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर का मैनेजमेंट देखना, ड्राइनेज सिस्टम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइनेज आप समझते ही होंगे, नाली वगैरह से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है, ठीक है, नाली हो गए, सीवर लाइन्स हो गई, उन सबको हम ड्राइनेज सिस्टम में काउंट करते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो, ठीक है, जब रोड पर आप चलें, स्ट्रीट में चलें, गलियों में चलें, तो प्रॉपर लाइट्स वगैरह लगी हों, ठीक है। और बेसिक सिविक फैसिलिटी, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, इन अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ठीक है। सेम ऐसे ही रूरल में आएंगे तो यहाँ पे भी, ठीक है, डेवलपमेंट फंक्शन पर जाएं तो रोड का कंस्ट्रक्शन, विलेज की जो गांव की रोडें हैं, कच्ची रोडें, उनको बनवाया जाए। एग्रीकल्चर और इरिगेशन डेवलपमेंट, मतलब सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा हो, ये सब काम डेवलपमेंट इशू में ही आएंगे, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट में। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड जो भी हस्बेंड्री वगैरह का काम है उसका प्रमोशन भी इसमें। फिशरीज, ठीक है, जो भी मछली उत्पादन है, इन सब का प्रमोशन करना। और गाँवों में जो स्मॉल इंडस्ट्री लगती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री जिनको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, उन सब का भी प्रमोशन करना, उनका डेवलपमेंट करना भी किसका काम है, इन्हीं लोकल बॉडीज़ का काम है, ठीक है, जिनको हम रूरल लोकल बॉडीज़ में रखते हैं, ठीक है। सिविक फंक्शंस की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाना, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी होती हैं कुछ, ठीक है, जैसे प्राइमरी स्कूल को प्रमोट करना जिससे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो सके, एडल्ट एजुकेशन पर फोकस करना कि इनरोलमेंट बच्चों का, ठीक है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे एडल्ट बच्चे हों, कैसा इनरोलमेंट है, ठीक है, इनरोलमेंट ठीक तरीके से स्कूल में है भी कि नहीं, बच्चों को प्रॉपर चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिड डे मील स्कीम चालू तो हो गई बट बच्चा वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना किसका काम है, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल, 2 योजनाएं आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी लोकल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है और साफ सफाई सैनिटेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, ठीक है, इसमें क्या, टैक्स कलेक्शन। अब लोकल बॉडी को टैक्स कहाँ से मिलता है, जैसे मान लीजिए रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर आपने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जिसकी वजह से वहाँ पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, या बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी आपसे टैक्स लिया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करने का, इन सब के थ्रू वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। या लोकल लेवल पर जैसे मान लीजिए आपने पॉन्ड वगैरह बनाए, ठीक है, फिशरी वगैरह का किया, तो उसके थ्रू जब आप पैसा कमाते हैं तो सरकार क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लेती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट, तो ये फंक्शन हो गए जो मैंने बताए। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाता है तो आपको ये ऐड करना है। हो सकता हो क्वेश्चन केवल यही रहे कि लोकल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती हैं, तो आपको केवल इतना ही लिखना है, एक एक आप इनके फंक्शन लिख सकते हैं। बट हो सकता हो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में उनके फंक्शन पे पूछा जाए, देन आपको ये वाले सारे पॉइंट जो मैंने रेड पेन से इधर लिखे हुए हैं, इन सारे पॉइंट को लिखना होगा। लिखने का तरीका क्या, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फंक्शन होते हैं उनमें 2 पॉइंट, सोशल वेलफेयर जो फंक्शन है उनमें ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो उनमें ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे, और सिविक की बात करूंगा तो उसमें स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को रिस्ट्रक्चर करना होगा पॉइंट टू पॉइंट। ये बिल्कुल दिमाग में रखना होगा कि जहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, हेड मेयर होता है, ये मेन पॉइंट आपके दिमाग में होंगे तभी नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। म्यूनसिपल काउंसिल की बात करूंगा तो मीडियम साइज होते हैं सिटीज़, ठीक है, 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन, हेड चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होगा। नगर पंचायत में जाएं, जो रूरल से अर्बन में जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बात करेंगे 1 लाख से कम जनसंख्या, ठीक है। लिंक प्रोवाइड करते हैं ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी के बीच में, और उनके फंक्शन। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। मैं इस तरफ हो जाता हूँ, आप इसको नोट करें। तो ये दोस्तों और हमारे छोटे भाई बहनों, ठीक है, ये जो पार्ट है चालू हो गया ना, इस पार्ट का लास्ट वीडियो है,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस जो भी वीडियो है पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। और इसमें सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, व्हाट इज कम्युनलिज्म। ध्यान रखिएगा, कम्युनलिज्म दिया हुआ है शब्द COMMUN है। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि कम्युनलिज्म अलग शब्द होता है, कम्युनिज्म अलग शब्द होता है, तो इस पे फोकस रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड हाउ डज इट इफेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आप समझिए क्या है। ठीक है, इसका मैंने सबसे पहले कम्युनलिज्म, वही जो मैं शुरुआत से ही बात करता चला आ रहा हूँ, ये कीवर्ड है इसका, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल शब्दों में मैंने लिखी हुई है। इज एन आइडियोलॉजी इन विच रिलीजियस आइडेंटिटी इज प्लेस्ड एबव नेशनल आइडेंटिटी एंड पीपल आर मोबिलाइज्ड पॉलिटिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब ये ऐसी आइडियोलॉजी है, ऐसी विचारधारा है जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी को, मतलब आपके धर्म को, जो नेशनल आइडेंटिटी है, जो राष्ट्रीयता है, उससे ऊपर रखा जाता है। और पीपल ज़्यादा मोबिलाइज होते हैं किसकी तरफ, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किस तरफ, रिलीजियस इशू की तरफ, जिसकी वजह से जो हमारी मेन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ हैं, जिनकी मैं बात करता हूँ, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा हो और एकता हो, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि हम रिलीजन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब कैसे ये इफेक्ट करता है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट सिंपल सी बात है, जब रिलीजन की तरफ आप ज़्यादा रहेंगे तो आपके अंदर जो एकता वाली भावना है वो कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता है, वो क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है। फिर पॉइंट में आगे क्या मैंने लिखा हुआ है, कम्युनलिज्म डिवाइड सोसाइटी ऑन रिलीजियस इशू, धार्मिक मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत होगी। ठीक है, रिड्यूसिंग द सेंस ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, वही अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, उसी पॉइंट को फिर से बता रहा हूँ कि हमारी जो एकता है और भाईचारा है उसको कम करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, डिस्टॉर्ट्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स होनी चाहिए इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है, उसको भी इफेक्ट करेगा। किस तरीके से, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी होंगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आपकी INC हो, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी नेशनल पार्टीज हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एम बिलोंग टू यूपी, तो हमारी यूपी से समाजवादी पार्टी, ठीक है, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये सारी कैसी पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं। तो क्या हो जाता है कि जब कम्युनलिज्म की वजह से क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिलीजन, धर्म पे ज़्यादा फोकस करती हैं। क्यों फोकस कर रही हैं धर्म पे, इसके पीछे का कारण समझिएगा, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, वोट गेन हो सके। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट भी आप लिख लें, स्टार कर लें, इसी को क्या बोलते हैं हम, वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है किसकी जगह पर, रिलीजन की जगह पर, बल्कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स होनी किसके ऊपर चाहिए, गवर्नेंस के ऊपर, कि आप ठीक तरीके से आपने गवर्नेंस काम किया भी है, वेलफेयर किया भी है कि नहीं, इसके ऊपर बात ना करके हम किसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, रिलीजन के ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रमोट्स वायलेंस एंड इनटॉलरेंस। ठीक है, अब क्या होगा इसकी वजह से, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है कि वायलेंस को बढ़ाता है। ठीक है, वायलेंस मतलब आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े, ठीक है, वायलेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, और इनटॉलरेंस नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब वही कह रहा है आगे पॉइंट, कम्युनल टेंशंस कैन रिजल्ट इन राइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा, दंगे। ठीक है, राइट्स का मतलब दंगा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पब्लिक ऑर्डर होगा, मतलब जो पब्लिक ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, थ्रेटन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो सिटीजन्स के राइट हैं, ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको हल्का सा बताने के लिए। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टोटली बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और 12 से लेके 35 आर्टिकल तक ये आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 to 35 तो फंडामेंटल राइट की बात है। ठीक है, तो क्या करता है ये जो कम्युनलिज्म है, ये क्या करता है, सिटीजन का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसको भी क्या करता है, छीनने का काम करता है। ठीक है, अब तो ये हो गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मैंने 3 पॉइंट आपको बताए। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको पॉइंट बताया। ठीक है, इसके बाद लास्ट में वही जो मैंने बताया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मेन बॉडी हो गया, लास्ट में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बताया था, कंक्लूजन में आप क्या करते हैं, कुल मिला के आपने जितना भी आंसर लिखा हुआ है
उसको ध्यान से देखना है। कंक्लूजन में क्या क्या पॉइंट आपने डिनोट किए थे और कुछ आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू देना है कि किस तरीके से आप इसको लिखेंगे अपनी, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन में। तो वही कम्युनलिज्म पोजेस अ सीरियस चैलेंज, ठीक है, एक सीरियस चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि ये इरोड करता है सोशल हार्मोनी को, जो आपसी सहमति है, जो आपसी सौहार्द है, सामाजिक सौहार्द जो है, उसको क्या करता है, ये इरोड करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। हमारा जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा। सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देती हो, मतलब जिसके लिए सभी रिलीजन क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो ये हमारे सेकुलरिज्म की जो भावना है उसको भी क्या करता है, वीकेन करता है। हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको डैमेज करने का काम करता है कम्युनलिज्म। और अब क्या व्यू, जो फ्यूचरिस्टिक व्यू होगा, वो मैंने क्या लिखा, एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी जब कहलाएगी जब उसकी सेकुलर वैल्यूज क्या हो, स्ट्रांग हो, समाज में टॉलरेंस हो, ठीक है, और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाइवर्सिटीज मौजूद हैं उनके होते हुए भी आपस में लोगों का एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति क्या रहे, रिस्पेक्ट रहे, ठीक है। तो ये ओवरऑल अभी तक का मेरा जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 था, उसके 5 क्वेश्चन मैंने कराए आपको। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, जो जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को बार बार देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, जिन कॉन्सेप्ट में मैंने बात की है वही स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना है उस पर विशेष फोकस रखें। इंट्रोडक्शन, बुलेट पॉइंट, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, और ऐसे ही करके आना है। और इस बात की मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा, अगर आपने कुछ इसी तरीके से लिखने की कोशिश की जैसा मैंने लिखाया है, तो ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसी पैटर्न पर जाएं, इसी पैटर्न पर ही अपने आंसर्स को लिखें, और जो जो वर्ड, जो जो कीवर्ड पर मैंने फोकस किया है उन पर स्पेशल फोकस करें, अंडरलाइनिंग करें, बुलेट पॉइंट बनाएं, उसके अंदर जाकर भी चीज़ों को लिखें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विशेष फोकस करें, ठीक है। और 5 क्वेश्चन हो गए, आगे के भी 5 क्वेश्चन अपलोड होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रहें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।